हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 8 के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एनबीएफसी क्या होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, निधि कंपनी, इन सभी के बारे में डिस्कशन हम लोगों का होगा। सबसे पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब वो फाइनेंशियल कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, बैंक वाला काम करती है पर बैंक का लाइसेंस उनके पास नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी दो तरह की होती है सर, एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली और दूसरी डिपॉजिट एक्सेप्ट जो नहीं करती। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उन्हें हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बोलते हैं और उनके ऊपर आरबीआई के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी फर्दर दो क्लासिफिकेशन में है कि एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग पर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और दूसरी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वो जिनका असेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा होता है और जिनका असेट साइज अप टू ₹500 करोड़ है उन्हें हम नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट में बोलते हैं। नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट में होने से उनके ऊपर कम आरबीआई के रेगुलेशन लगते हैं और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के ऊपर आरबीआई के रेगुलेशंस जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है नेक्स्ट इज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, आरबीआई ने एनबीएफसी को 4 स्केल्स में बांट दिया है और उनके ऊपर अलग अलग तरह के रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे नीचे जो लेयर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस लेयर। बेस लेयर के अंदर वो एनबीएफसी आती है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और जिनका असेट साइज 1000 करोड़ तक का है, या फिर वो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, अकाउंट एग्रीगेटर है, या फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। ये जो एनबीएफसीज हैं इनके ऊपर आरबीआई के स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो है वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं, इनके ऊपर मिनिमम रेगुलेशंस लगते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करती है तो आरबीआई इनको बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करता। सेकेंड नंबर पे आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में कौन सी एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती पर असेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, या स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो ऐसे केसेस में वो मिडिल लेयर्स में आती है। मिडिल लेयर्स में आने के ऊपर आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो आपके ऊपर उनसे ज्यादा है जितनी बेस लेयर के ऊपर अप्लीकेबल होती है। अभी भी हाईएस्ट नहीं है पर हायर एज कंपेयर्ड टू द बेस लेयर यहाँ पे आपके ऊपर अप्लीकेबल होती है। थर्ड इज अपर लेयर। अपर लेयर में टॉप 10 एनबीएफसी इंडिया की जो बाय असेट साइज है, असेट साइज एनबीएफसी को जमाया हायर टू लोअर, उसमें से जो टॉप 10 आई उसे हमने कहा डाल दिया अपर लेयर के अंदर। अपर लेयर के अंदर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एनबीएफसी के जो है वो अप्लीकेबल होते हैं। स्ट्रिक्ट ओवरसाइट इनके ऊपर मेंटेन की जाती है। तो सर फिर चौथी बची टॉप लेयर। इसके अंदर कौन, टॉप लेयर एम्प्टी होती है। एम्प्टी होती है तो बनाई क्यों, इसलिए बनाई है कि अपर लेयर की एनबीएफसी जब सिग्निफिकेंट रिस्क इकोनॉमी को पोज करती है तो उसे अपर लेयर से कहां लेकर के आ जाते हैं, टॉप लेयर में। और टॉप लेयर में उसके ऊपर बिल्कुल अच्छा व्यवहार किया जाता है। हाईएस्ट लेवल्स ऑफ रेगुलेशन जितना कोई सुपरवाइज किसी को कर सकता है उतना आरबीआई टॉप लेयर की एनबीएफसी को सुपरवाइज करता है। एनबीएफसी बनाने के क्या फायदे, सर एनबीएफसी बनाएंगे तो एनबीएफसी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, एनबीएफसी लोन बहुत क्विक तरीके से प्रोसेस करती है, काफी लेस रूल्स एंड रेगुलेशन एनबीएफसी के केस में एप्लीकेबल होते हैं। एनबीएफसी लास्ट रिसोर्ट ऑफ बोरोविंग है, जिसे कहीं से लोन नहीं मिलता उसे कहां मिल जाता है लोन, एनबीएफसी के पास। कैटरिंग टू कस्टमर नीड, मतलब अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, कस्टमाइज कर देती है, जैसी कस्टमर्स की नीड्स होती है उस हिसाब से एनबीएफसी कर पाती है। एंड द लास्ट वन इज लोन टू कस्टमर विद लो क्रेडिट स्कोर, जिसका सिविल ठीक नहीं होता है, जिसमें रिस्क ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को भी लोन कौन दे देती है, एनबीएफसी दे देती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर ऐसी कौन सी एनबीएफसी हैं जिनको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। पहली होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी स्टॉक ब्रोकर्स, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकर या म्यूचुअल फंड्स, चौथी निधि कंपनी और पांचवा चिट फंड कंपनी। इन्हें रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है, रीजन बीइंग ये अपने सेपरेट एक्ट से गवर्न होती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1987 से गवर्न होती है, इंश्योरेंस कंपनी इरिडा के एक्ट से गवर्न होती है, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड सब सेबी के रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, निधि कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 और चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इन्हें आरबीआई के साथ अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो कंपनी से 2013 में एक कंपनी बनाओ जिस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा उसके नेट ओन फंड होने चाहिए कितने, 20 करोड़।
बेसिक एनबीएफसी का नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ है, पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में वो रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 करोड़। हो सकता है गवर्नमेंट इसे कल सुबह उठकर फिर से बदल दे। हमें क्या ध्यान रखना है? 20 करोड़। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उसका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट लॉस में, साथ ही साथ उसका जो मैनेजमेंट है वो गुड फेथ में काम करना चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट में उसे काम करना चाहिए। नेट ओन फंड के रामायण लगा रखी है सुबह से। नेट ओन फंड का मतलब क्या? नेट ओन फंड का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, उसमें से क्या माइनस करना है? अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अदर इंटेंजिबल असेट्स। इन सभी को माइनस किया, जो बैलेंस बचा उसे बोलेंगे ए। ए में से क्या करना है? ए में से फिर माइनस करना है इन्वेस्टमेंट इन अदर एनबीएफसीज या अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच एक्सीड 10% ऑफ ए। जो ऊपर ए निकाला था उसके 10% से जितना ज्यादा है उतनी वैल्यू को आप निकाल दीजिए, जो बचा उसे हम क्या बोलेंगे? नेट ओन फंड। चिंता वाली कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही नहीं है, एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्होंने 3 मार्क्स के लिए नेट ओन फंड का कैलकुलेशन एक बार पूछा था। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई, नाम से क्लियर हो रहा है कैसे? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं। माइक्रो मतलब क्या? छोटे छोटे अमाउंट के लोन जो फाइनेंस करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे लोगों को लोन देते हैं जो लो इनकम पॉपुलेशन होती है उनको। 1,25,000 तक का लोन रूरल हाउस होल्ड में देते हैं और 2 लाख रुपए तक का लोन अर्बन हाउस होल्ड के केस में ये लोग देते हैं। नेक्स्ट कम्स निधि कंपनी। निधि कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बातें हमें करनी नहीं है, क्योंकि निधि कंपनी की बात चैप्टर नंबर 2 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां सिर्फ मैं आपको एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स निधि कंपनी की जो है वो आपके आंखों के सामने से घुमा देता हूं कि निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से इंटरेक्ट करती है। मेंबर बनने के लिए 100 रुपए के शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। ब्रांच के ऑपरेशन रूल 10 से गवर्न होते हैं कि वो 3 ब्रांच विद इन डिस्ट्रिक्ट ओपन कर सकते हैं। 3 से ज्यादा ओपन करनी हो तो रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगेगी। स्टेट से बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते। ब्रांच क्लोज करने के लिए भी रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगेगी। ये सारी बात चैप्टर नंबर 2 में हम कर चुके हैं। आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी अगर निधि कंपनी चलानी है तो, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपए। सिर्फ मेंबर के साथ डील करेगी। डिविडेंड 25% से ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकती। डायरेक्टर मेंबर होना चाहिए कंपनी का, अदर कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। निधि कंपनी बनाने के क्या फायदे? ध्यान रखना है, इस चैप्टर में 2 बेनिफिट्स हैं। निधि कंपनी के बेनिफिट्स अभी पढ़ रहे हैं, एनबीएफसी के बेनिफिट अभी 2 मिनट पहले पढ़े, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निधि की जगह एनबीएफसी के लिख करके नहीं आना है। निधि कंपनी बनाने के क्या फायदे? मोबिलाइजेस स्मॉल सेविंग। निधि कंपनी के थ्रू जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? मोबिलाइज कर सकते हैं, पूल कर सकते हैं। दूसरा, गारंटीड रीपेमेंट। निधि कंपनी के अंदर जो लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं। तीसरा, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर वो भी कैसे होते हैं? कॉम्पिटिटिव होते हैं। जो बैंक से अच्छे होते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल जाती है। चौथा, क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप। जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होते हैं निधि कंपनी के, वो एक्सपीरियंस होते हैं, रेप्यूटेड होते हैं, तो लीडरशिप क्रेडिबल होती है, लोगों का विश्वास होता है कि पैसा डूबेगा नहीं। तो ये भी एक फायदा आपको निधि कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मीनिंग और इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक एक नया बैंकिंग मॉडल है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर लाया था। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिल पाए। निधि कंपनी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट मतलब क्या? अंधाधुंध पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिलहाल में ये लिमिट कितनी है? 2 लाख। मतलब पेमेंट बैंक जो होती है वो एक इंसान से सिर्फ अभी 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकती है, 2 लाख से ज्यादा नहीं। इस 2 लाख के ऊपर वो चाहे तो इंटरेस्ट भी दे सकती है, जैसे कोई भी बैंक सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर देती है वैसे। ये जो पेमेंट बैंक होती है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ऑपरेट करती है। इनका बैंकिंग लाइसेंस कमर्शियल बैंक के लाइसेंस से अलग होता है। इनको लेंडिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट बैंक लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है 2 लाख रुपए का, पर लेंडिंग 1 रुपए की भी अलाउड नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती। पर एटीएम करो, डेबिट कार्ड इशू करो, नेट बैंकिंग दो, मोबाइल बैंकिंग दो, इससे हमें कोई समस्या नहीं। दूसरा टॉपिक, अगर आपको पेमेंट बैंक चलानी है तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जाम। पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ की होनी चाहिए। पेमेंट बैंक कभी भी सब्सिडरी नहीं बना सकती। शुरू के 5 सालों में प्रमोटर की होल्डिंग 40% मिनिमम होनी चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग एफडीआई के जितने नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से होगी।
कोई भी शेयर एक्विजिशन अगर करना है आपको 5% से ज्यादा, तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। 5% से ज्यादा खरीदना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 50% से ज्यादा खरीदना है तो किसी से नहीं, क्योंकि सब्सिडी बनाना अलाउड ही नहीं है। लेंडिंग एक्टिविटी साथ साथ में अलाउड नहीं है। नाम के आखिरी में सरनेम, पेमेंट बैंक लिखना बहुत जरूरी है। और कोशिश करो अपने 25% ब्रांचेस कहाँ पे खोलो, अनबैंक्ड रूरल एरिया, मतलब ऐसे गांवों में जहां पे बैंक नहीं हो वहां पे। सेवेंथ आता है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक के अंदर काम की बात सिर्फ एक ही है, जो आखिरी में आता है मुद्रा कार्ड। मुद्रा कार्ड क्या होता है, जो बैंक, जिस बैंक से आप लोन लेते हैं मुद्रा का, वहां से आपको एक एटीएम कार्ड जैसा कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिससे आप आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख की जरूरत आज तो है नहीं सर, पर अगर मैं नॉर्मल बैंक से लोन लूंगा तो पूरे 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आज ही लगने लग जाएगा। मुद्रा कार्ड में आपको यह सुविधा है कि जितना जितना पैसा आप विड्रॉ करेंगे, सिर्फ उतने उतने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इट इज जस्ट लाइक एटीएम कार्ड, जितना पैसा आपने विड्रॉ किया सिर्फ उतने के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा, ताकि आप आपके वर्किंग कैपिटल को आसानी से मैनेज कर पाए। इट अलाउ द बोरोवर टू मेक मल्टीपल विड्रॉल, जितने विड्रॉल करना उतने विड्रॉल कर सकते हैं और अपनी क्रेडिट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इंटरेस्ट के बर्डन को बिल्कुल मिनिमम रख सकते हैं। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस कंट्री, पूरी कंट्री में जहां यूज करना हो वैसे करो। जैसे हम कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम से, सेम वैसे ही हर एटीएम की मशीन पे ये मुद्रा कार्ड एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ जो पीओएस मशीन दुकानों पर होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उस पे भी मुद्रा कार्ड एप्लीकेबल होता है, वहां भी चलता है। इसके बाद लास्ट एंड वेरी लास्ट, चिट फंड। चिट फंड कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। चिट फंड में 2 पॉइंट काम की बात हमें करनी। पहला तो ये, कौन कौन से रेलेवेंट स्टैट्यूट्स हैं जो चिट फंड को गवर्न करते हैं, मतलब अगर आप चिट फंड बिजनेस चलाते हैं तो कौन कौन से एक्ट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है चिट फंड एक्ट 1982, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तमिलनाडु चिट फंड एक्ट 1961, चिट फंड कर्नाटका रूल्स 1983, दिल्ली चिट फंड रूल 2007, महाराष्ट्र चिट फंड एक्ट 1975, वेस्ट बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स 2013, प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। ये कुछ एक्ट्स हैं जो चिट फंड कंपनी के ऊपर लगता है। एंड देन कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिट फंड बिजनेस के ऊपर लगा रखी है। सबसे पहला, अगर आपको चिट फंड का बिजनेस करना है तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी बनानी है। इसका मतलब क्या, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी फैमिली चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकती। सेकंड, चिट फंड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा चिट फंड एक्ट 1982 में। साथ ही साथ आप जिस स्टेट में चिट फंड का काम कर रहे हैं, वहां जो रजिस्ट्रार है चिट फंड का, उसके साथ भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। थर्ड, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं चिट के ऊपर, 40%। 40% से ज्यादा डिस्काउंट देना अलाउड नहीं। चौथा, मैंडेटरी 1 महीने का चिट का अमाउंट आपको आरबीआई के साथ रखना है। दूसरे महीने का जब चिट का पैसा आएगा उससे खेलना, पहले वाली चिट फंड को आप आरबीआई के साथ जमा कर दो। पांचवा, जिस जिस लोगों ने भी चिट को सब्सक्राइब किया है, उन सभी की कंप्लीट डिटेल आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ फर्निश करनी पड़ेगी। तो ये हुआ हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट। ध्यान रखना है, चिट फंड के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निधि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, मुद्रा कार्ड इंपॉर्टेंट है, निधि कंपनी के बेनिफिट्स और एनबीएफसी के बेनिफिट। ये 5-6 क्वेश्चन से, इन्हीं में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 4 भी आते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो 5-6 टॉपिक पढ़ाए, इनमें से 2 क्वेश्चन तो 100% ही आने। मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे और पढ़ते रहिए।